नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। बुलेटिन में सबसे पहले बात देवस्थानम बोर्ड की। देवस्थानम बोर्ड पर धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री को कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट सौंप दी है। सतपाल महाराज की अध्यक्षता में उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट तैयार की गई थी। अब रिपोर्ट के आधार पर सीएम धामी फैसला लेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक सरकार बोर्ड पर आज कोई फैसला ले सकती है। कमेटी की रिपोर्ट में बोर्ड को भंग करने की सिफारिश की गई है। सीएम धामी आज खटीमा और जसपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वे शहीद सम्मान यात्रा में शामिल होंगे। सीएम धामी जसपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और सीएम धामी आज खटीमा और जसपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो शहीद सम्मान यात्रा में शामिल भी होंगे। सीएम धामी जसपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और सरकार आज ले सकती है बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर, सब कमेटी को सौंप सकती है बोर्ड भंग करने की सिफारिश। सूत्रों के हवाले से यह खबर, कमेटी ने की है सिफारिश। मंत्रियों की सब कमेटी ने दी रिपोर्ट। देवस्थानम बोर्ड का मामला, सरकार इस पर ले सकती है आज बड़ा फैसला। सब कमेटी सौंप चुकी है रिपोर्ट। बोर्ड भंग करने की सिफारिश और सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, इस वक्त की कमेटी ने की है सिफारिश। मंत्रियों की सब कमेटी ने दी रिपोर्ट। हमारे संवाददाता सुनील नवप्रभात जुड़े हुए हैं। सुनील, देवस्थानम बोर्ड का मामला है। देवस्थानम बोर्ड, सरकार आज ले सकती है एक बड़ा फैसला। सब कमेटी को सौंप चुकी है रिपोर्ट। सुनील, देखिए गीतिका, पिछले 2 साल से जो गतिरोध बना हुआ था सरकार और पंडा पुरोहितों के बीच देवस्थानम बोर्ड को लेकर, सरकार विधानसभा चुनाव में जाने से पहले पहले उसका पटाक्षेप कर सकती है। आज जो मौका हो सकता है जब सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय ले सकती है, क्योंकि जो हाई पावर कमेटी थी वो मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है बहुत पहले ही। और हाई पावर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उस पर कैबिनेट सब कमेटी भी बिठाई गई थी। कैबिनेट सब कमेटी भी कल मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। और जो जानकारी हमें मिली है कि कैबिनेट सब कमेटी ने भी देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की सिफारिश की है। तो आज देर शाम तक सरकार इस पर एक ठोस निर्णय ले सकती है, क्योंकि सरकार पहले भी जब आपने देखा कि केदारनाथ में पंडा पुरोहितों ने ठीक प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जो विरोध प्रदर्शन किया था, तब कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में जो मंत्री वहां पर गए थे केदारनाथ में, तो उन्होंने भी 30 नवंबर तक की डेट तीर्थ पुरोहितों को दी थी कि 30 नवंबर तक कोई न कोई ठोस निर्णय ले लिया जाएगा। तो आज 30 नवंबर भी है, कैबिनेट सब कमेटी भी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। तो आज इस पर एक ठोस फैसला आ सकता है और पिछले 2 साल से जो एक गतिरोध बना हुआ है देवस्थानम बोर्ड को लेकर, उसका पटाक्षेप हो सकता है। जी सुनील, धन्यवाद ये तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, कमेटी ने की है सिफारिश। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, देवस्थानम बोर्ड का मामला, मंत्रियों की सब कमेटी ने दे दी है रिपोर्ट। चुनाव से पहले गन्ना किसानों को सीएम धामी ने बड़ी सौगात दी है। गन्ने को लेकर राज्य सरकार ने संशोधित मूल्य घोषित कर दिया है। गन्ने के समर्थन मूल्य में 29 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। अगेती यानी अर्ली गन्ने की प्रजाति पर 355 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। पिछले साल अगेती प्रजाति पर 327 रुपए दिए जा रहे थे, वहीं सामान्य प्रजाति पर 345 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाएंगे, जबकि पिछले साल सामान्य प्रजाति पर 317 रुपए घोषित थे। इसके साथ ही सरकार ने गन्ना भाड़े में भी किसानों को राहत दी है। गन्ना भाड़ा 11 रुपए प्रति क्विंटल की जगह अब 9.5 रुपए लिया जाएगा।
रुपया 355 प्रति क्विंटल की दर से घोषित की जाती है। सामान्य प्रजाति हेतु 345 रुपये प्रति क्विंटल मिलों द्वारा देय होगा। मुझे घोषणा करने में अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि किसानों को क्रय केंद्र से मिलता गन्ना भाड़ा जो कुल 11 प्रति क्विंटल देना पड़ता था, उसे घटाकर 9.50 यानी कि 9.5 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया जाता है। आज से सीबीआई की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। आज से 10वीं की परीक्षा शुरू होगी, जो कि 11 दिसंबर तक चलेगी। आज पहले दिन सामाजिक विज्ञान का पेपर है। पहला पेपर 90 मिनट का होगा। सीबीएसई ने परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और आज से सीबीआई की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। आज से 10वीं की परीक्षा शुरू होगी, जो कि 11 दिसंबर तक चलेगी। आज पहले दिन सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। पहला पेपर 90 मिनट का होगा। सीबीएसई ने परीक्षा की सारी तैयारियां कर ली हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने पक्ष में माहौल बनाने के साथ ही मजबूत प्रत्याशी उतारने की कसरत कर रही हैं। उधम सिंह नगर की रुद्रपुर विधानसभा में भी चुनावी बिसात बिछने लगी है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। राज्य बनते समय रुद्रपुर सीट को रुद्रपुर किच्छा नाम से जाना जाता है। 2002 और 2007 के चुनाव में इस लिस्ट पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। बाद में हुए परिसीमन में इस सीट से किच्छा को अलग कर दिया गया था। तब रुद्रपुर विधानसभा वजूद में आई थी, जहां से 2012 और 2017 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। यहां बीजेपी का ऐसा प्रभाव रहा कि लगातार 2 बार नगर निगम और इस बार ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर उसका कब्जा रहा। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी रुद्रपुर से बीजेपी को सबसे अधिक वोट मिले थे। यही वजह है कि रुद्रपुर सीट को लेकर बीजेपी आत्मविश्वास में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी रुद्रपुर में बहुत मजबूत है। बूथ तक का हमारा संगठन है, बहुत सक्रिय संगठन है। मोदी जैसा नेतृत्व है, पुष्कर सिंह धामी जैसा नेतृत्व है, देवतुल्य कार्यकर्ता है। तो भारतीय जनता पार्टी, अजय भारतीय जनता पार्टी रुद्रपुर विधानसभा में। वहीं सीट पर लगातार 2 बार शिकस्त खा चुके कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तिलकराज बेहड़ अब किच्छा सीट से टिकट मांग रहे हैं। इससे कांग्रेस के सामने इस सीट पर 10 साल का वनवास को खत्म करने के साथ ही मजबूत उम्मीदवार उतारने की चुनौती भी है। हालांकि आम आदमी पार्टी और बसपा भी यहां सक्रिय हो रही है। हमारा पिछला जो हमारी वर्किंग रही कांग्रेस की, वो अच्छी नहीं रही, तो उसको लेके हम सारे लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी से भी लगातार बातचीत हो रही है और हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं देवेंद्र यादव जी, उनसे भी हमारी लगातार बातचीत हो रही है। चाहे मैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की बात करूं, तो इसमें मंथन चल रहा है। इसमें जो सबसे ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट होगा उसी को पार्टी टिकट देगी। 2022 के चुनाव में बीजेपी के पास हैट्रिक लगाने का मौका है, तो वहीं कांग्रेस हर हाल में इस सीट को वापस चाहती है। अब देखना ये है कि जनता किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधती है। न्यूज़ 18 के लिए चंदर बंगारी की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने पक्ष में माहौल बनाने के साथ ही मजबूत प्रत्याशी उतारने की कसरत कर रही हैं। उधम सिंह नगर की रुद्रपुर विधानसभा में भी चुनावी बिसात बिछने लगी है। मेरे तो खैर संज्ञान में नहीं है, लेकिन आप जैसे कि मेरे संज्ञान में ला रहे इस प्रकरण को, तो मैं इसमें कल अपने उसको विकास प्राधिकरण के जो हमारे एजेएम को भेजूंगा, उसका पहले मैं चेक कराऊंगा और मैं विभाग को भी निर्देशित करूंगा कि जमीन उनकी है तो वो कहीं इस तरह का, ये तो अतिक्रमण है ही, कराई है किसी ने दी, तो कोई अन्य जगह भी ना करे, तो हम निर्देशित करेंगे इसमें। नेताओं और अधिकारियों की चौखट पर फरियाद करके थक चुके ग्रामीणों ने अब चुनाव बहिष्कार ऐलान किया है। खासकर पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों के ग्रामीण जरूरी सुविधाओं के लिए लोकतंत्र के महापर्व से भी खुद को दूर रखने का दावा कर रहे हैं। बॉर्डर तहसील मुंसियारी से होकरा, गौला और जरथी के ग्रामीणों ने मोबाइल सेवा के लिए 2019 में बड़ा आंदोलन किया था। उस वक्त अधिकारियों ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया था कि जल्द ही उनके गांव में भी मोबाइल की घंटी घनघनाएगी।
लेकिन 2 साल गुजरने के बाद भी नतीजा सिफर ही रहा। हालात ये है कि अब ग्रामीणों ने शासन प्रशासन की वादा खिलाफी के विरोध में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया है। तो हमारे यहाँ नेटवर्क की कोई भी सुविधा नहीं है। हमें नेटवर्क की सुविधा के लिए हम लोग बार बार आंदोलन भी हुए, तो आज पूरे क्षेत्र की जनता ने यह निर्णय लिया है कि 2022 चुनाव से पहले अगर नेटवर्क की सुविधा नहीं होती है तो 2022 के चुनाव का हम लोग बहिष्कार करेंगे। ये पूरे क्षेत्र की जनता का निर्णय है। जरूरी सुविधाओं की मांग को लेकर नामी के ग्रामीणों ने भी 2012 में चुनाव का बायकॉट किया था, जबकि कीरी जीमिया के ग्रामीणों ने 2017 की विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में हिस्सेदारी नहीं की थी। अब बोना और गोल्फा के ग्रामीणों ने बहिष्कार का ऐलान किया है, जबकि बेलतड़ी के ग्रामीण रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ 2 महीने से आंदोलन की राह पर हैं। हालांकि डीएम ने नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर जल्द पहल की बात भी कही है। अभी टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से जो मेरी रिसेंटली इसमें डिस्कशन हुआ, तो 28 हमारे ऐसे गांव हैं जहां रिमोट एरिया के, इंटीरियर एरिया के, वहां नेटवर्क कनेक्टिविटी देने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर कंपनी को, जो असाइंड कंपनियों से मदद देनी है। और उसी क्रम में जो गांव छूट गए हमारे यहाँ, जहां शेडो एरिया में आ रहे हैं। बॉर्डर के इलाकों में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर हैं और हर चुनाव में नेता ग्रामीणों से वादे तो करते हैं, लेकिन वादों को हकीकत में तब्दील होता इन्होंने कभी नहीं देखा। यही वजह है कि लोकतंत्र के महापर्व के बहिष्कार को अब ग्रामीण अपना हथियार बनाने को मजबूर है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। आगे बढ़ाया।